गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी इन दोनों का एक्सप्लेनेशन हमने देखा था और उसके लिए हमने हाइजेंस वेव थियोरी को यूज़ किया था। वेव फ्रंट वाली जो कंसेप्ट है वो हमने वहाँ पे यूज़ की थी फॉर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर थियोरेटिकल पार्ट इज़ कंसर्न एंड योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न। तो अब आगे जो एक हेडिंग दिखाई दिया है, ये आपके टेक्स्ट बुक में एक हेडिंग है, डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। RI का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। और जो डिस्कशन वहाँ पे किया है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किया है, कुछ इसकी ज़रूरत नहीं थी। और अगर आपको याद होगा हमने 11th के ऑप्टिक्स में पढ़ा था, वेरियस रिलेशंस हमने देखे थे फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली कैन बी गिवन, मैं अभी कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ यहाँ पे, म्यू इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट μ21। ये ऐसा सिंबल, अलग अलग सिंबल्स रहते हैं इसमें, बट मैं ये ऐसा लिख रहा हूँ μ21, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। दिस इज इक्वल टू साइन I upon sin R, and this is equal to wavelength, also this is also equal to velocity in medium 1 divided by velocity in medium 2, and this is also equal to, अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ बता रहा हूँ। वेलोसिटी का मतलब है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। याद रखना कि अगर कोई लाइट रे मीडियम चेंज कर रहा है तो उस लाइट रे की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, याद रखना इसे। फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेज, वेन एवर लाइट रेज आर चेंजिंग देयर मीडियम, दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो उनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ही चेंज नहीं होती। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू इंटू λ1 डिवाइडेड बाय न्यू इंटू λ2, यानी ये हो जाएगा λ1 बाय λ2। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू वेवलेंथ इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम 2। बस ये पता होना चाहिए। इसमें दो चीज़ें, पहला तो ये रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज λ1 बाय λ2, और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो पता होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज इफ लाइट रेज आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। इसको याद रखना, बस ये इतना ही है। बट इसको उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से, यानी कुछ ऐसे क्रेस्ट और दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कुछ तो अलग अलग फंडा लगाया है यहाँ पे और पता नहीं क्या किया है। तो वो मैं उस मेथड में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसकी उतनी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। हमें बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ में रिलेशन पता होना चाहिए, और यही ज़रूरी है। और ये सेम कुछ रिलेशंस हमने 11th का जो ऑप्टिक्स का जो चैप्टर था उसमें भी हमने ये रिलेशंस देख लिए थे, बट एनीवे फिर से एक बार हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हो गया ये पार्ट, डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। नेक्स्ट पार्ट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, और यस मैं वो पढ़ा रहा हूँ, वो है पोलराइजेशन। अब आप बोलोगे कि ये तो सिलेबस से हटा दिया है। यस, इसे हटा दिया है, बट पोलराइजेशन के कुछ इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस, कुछ फॉर्मूले हम देखेंगे। ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, एक दो ही है, और कंसेप्ट हमें बस समझ के लेनी है। और क्यों लेनी है, सिलेबस से हटा दिया है तो ये बोर्ड में नहीं आएगा, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये CET में भी नहीं आएगा। तो क्यों पढ़ना है, ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि शायद हो सकता है कि आपकी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है जैसे SRM है, VIT है, तो इसके ऊपर शायद वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और थोड़ा समय है हमारे पास इसलिए हम इसको देख रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ खास इसमें नहीं है। सो इसको हम देख लेते हैं, पोलराइजेशन। सो एक मिनट दे दो मुझे, मैं पोलराइजेशन शुरू कर रहा हूँ अभी। हाँ जी, तो पोलराइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन, इसके लिए अभी थोड़ा सा ऑप्टिक्स को छोड़ देते हैं और एक इमेजिन करो कि ये एक पेपर की या एक लकड़ी की एक प्लेट है, कोई भी एक मटेरियल है, हार्ड मटेरियल है, उसकी एक प्लेट हमने ऐसी बना दी।
ठीक है। और इस प्लेट में हमने एक वर्टिकल ऐसी एक गैप बना दी है, ठीक है। और अब एक इस गैप में से आई एम पासिंग अ स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग ऐसे पास हो रही है, तो गैप वर्टिकल है। नाउ अगर मैं ये स्ट्रिंग को ऑसिलेट करता हूँ, यानी स्ट्रिंग में एक वेव प्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसके वाइब्रेशंस जो है दे आर पैरेलल टू दिस ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है तो ये जो वाइब्रेशंस है ये भी इस ओपनिंग से बाहर आएंगे। तो वाइब्रेशंस अगर इस ओपनिंग को पैरेलल है तो ये वाइब्रेशंस बाहर आएंगे। पर अगर मैं वाइब्रेशंस ऐसे हॉरिजॉन्टल करता हूँ इस तरह से, तो ये वाइब्रेशंस जो है ये यहाँ पे रुक जाते हैं, क्योंकि ये जो ओपनिंग मैंने दिखाने के लिए बहुत ब्रॉड दिखाई है बट ओपनिंग बहुत छोटी है, ओनली स्ट्रिंग कैन पास थ्रू इट। तो ये जो स्ट्रिंग के वाइब्रेशंस है यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। कब नहीं हो पाएंगे? जब ये वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू दिस ओपनिंग रहेंगे, यानी ओपनिंग ऐसी है और वाइब्रेशंस ऐसे हैं, तो वो वाइब्रेशंस पास नहीं हो सकते। वाइब्रेशंस कब पास होंगे? जब ओपनिंग ऐसी है और वाइब्रेशंस भी ऐसे हैं, तो ही वो वाइब्रेशंस पास होंगे, जैसे इस बोर्ड में अभी आपको दिखाई दे रहा है। यानी क्या, ये जो कंसेप्ट है कि जिसमें वाइब्रेशंस जो है वो पास हो सकते हैं, कब? व्हेन दे आर पैरेलल टू पर्टिकुलर ओपनिंग। ठीक है, यहाँ तक आ गए आप। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, पोलराइजेशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ वेव थियोरी ऑफ लाइट। वेव थियोरी यानी हाइजेंस की जो वेव थियोरी है ये उसका पार्ट नहीं है, थोड़ा अलग पार्ट है, क्योंकि यहीं से हम प्रूव करते हैं कि हाइजन ने जो कहा था कि लाइट इज़ मेड अप ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, वो गलत है। क्योंकि अब देखो ये ट्रांसवर्स वेव मैंने बनाई है, तो ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ अ वेव। अगर लॉन्जिट्यूडनल वेव है तो पार्टिकल्स तो ऐसे वाइब्रेट करेंगे, तो ये ओपनिंग कैसी भी हो, ऐसे वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, पार्टिकल ऐसे ही ऑसिलेट हो रहे तो ये वेव आसानी से पास होती है। बट लाइट में ऐसा दिखाई दिया, चलो क्या दिखाई दिया मैं बाद में बता दूँ। ये समझ में आ गया हो कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ये उसको मैं ऐसे वाइब्रेट कर रहा हूँ एंड द स्ट्रिंग इज़ पासिंग थ्रू द गैप। यहाँ पे कट कर दी है हमने, एक ओपनिंग बनाई है दैट इज़ वेरी वर्टिकल एंड नैरो, सिर्फ स्ट्रिंग उसमें से पास हो सकती है। और जब मैं ये स्ट्रिंग को ऑसिलेट करता हूँ तो ये वाइब्रेशन आसानी से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस आर पैरेलल टू दैट ओपनिंग। अगर मैं वाइब्रेशंस ऐसे करता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे वो स्ट्रिंग ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में वाइब्रेट नहीं हो सकती, और उसकी वजह से ये जो वाइब्रेशंस यहाँ तक आ रहे हैं इस पर्टिकुलर शीट के बाद वो वाइब्रेशंस आपको नहीं दिखाई देंगे। तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। देन दिस कैन हैपन ओनली विथ ट्रांसवर्स वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव में वाइब्रेशंस आर लाइक दिस, तो ओपनिंग वर्टिकल रहे या हॉरिजॉन्टल रहे वाइब्रेशंस तो होंगे ही होंगे। तो लॉन्जिट्यूडनल की केस में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। अब इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो कि ये एक लाइट रे है। नाउ लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट। सो अनपोलराइज्ड लाइट यानी क्या होता है? अब एक पर्टिकुलर लाइट सोर्स है और वो लाइट सोर्स जो है लाइट एमिट कर रहा है। हमें पता है कि लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी क्या? उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और उसी को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और ये वाइब्रेशंस जो है वो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ अ वेव। तो कुछ सब्सटेंस है जिसको कहते हैं पोलरॉइड्स या पोलराइजर्स। तो ये सब्सटेंस जो होता है पोलरॉइड, उसमें कुछ इस तरह की ओपनिंग रहती है। सबसे पहले अनपोलराइज्ड लाइट पे आ जाते हैं। तो अनपोलराइज्ड लाइट में क्या रहता है? एक एटम है, वो एटम जो है वो एमिट कर रहा है लाइट, और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्टिकल है। लेकिन लाइट सोर्स में एक ही एटम रहता है क्या? नहीं, देयर आर मेनी एटम्स एंड दे आर एमिटिंग लाइट। सो इन दैट केस ज़रूरी नहीं है कि हर एक एटम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा वर्टिकल ही हो। कुछ एटम्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा टेढ़ा हो सकता है, कुछ एटम्स का ऐसा हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड रह सकता है। यानी उस सोर्स से जो आने वाला लाइट है उसमें देयर आर मेनी डायरेक्शंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इस तरह का जो लाइट रहता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज हैविंग मल्टीपल प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस, तो इस तरह के लाइट को कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। यहाँ तक आ गए? यानी मान लो यहाँ पे जो लाइट आ रहा है वो है अनपोलराइज्ड लाइट, और अब मैं ये लाइट एक ऐसे पर्टिकुलर सब्सटेंस में से पास करने जा रहा हूँ जहाँ पे ओपनिंग है लाइट के लिए, लेकिन वो एग्जैक्टली वर्टिकल है इस तरह के। और बाकी जो यानी यहाँ से जो लाइट पास होगा वो कौन सा पास होगा? जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस ओपनिंग को पैरेलल रहेगा। यानी सिर्फ ये वाला लाइट जो है वो पास होगा, यानी आने वाला लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, बाहर आने वाला लाइट, यहाँ से यहाँ आने वाला लाइट जो रहेगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ये रहेगा, और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो एब्सॉर्ब किए जाएंगे, वो पास नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं पास हो पाए? क्योंकि ओपनिंग सिर्फ वर्टिकल है। तो जो इलेक्ट्रिक लाइट वेव्स है जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वर्टिकली ऑसिलेट हो रहा है, वही सिर्फ पास हो रहे हैं, और बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इसको पैरेलल नहीं है वो एब्सॉर्ब किए जाते हैं, और उसके कारण यहाँ पे जो लाइट आपको मिलता है उसमें सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ वाइब्रेशन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पे जो लाइट है उसमें मल्टीपल प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस रहेंगे। तो ये यहाँ तक मल्टीपल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन रहेंगे, लेकिन ये जो है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि देयर आर द क्रिस्टल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर अरेंज्ड सो दैट देयर इज ओनली दे आर हैविंग ऑप्टिकल एक्सिस। ऐसे स्ट्रेट लाइंस रहेंगी, उसमें दिखेगा नहीं ऐसा कुछ भी, बट जस्ट इमेजिन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वो सब्सटेंस है, पोलराइड है, तो उसमें सिर्फ ऐसी वर्टिकल ओपनिंग्स रहेंगी। और यहाँ से आ रहा है आपका अनपोलराइज्ड लाइट। तो अब लाइट यहाँ से आए, यहाँ जब बाहर आएगा लाइट तो सिर्फ ये वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहेगा, और बाकी सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे वाले वो सब एब्सॉर्ब किए जाएंगे, वो पास नहीं हो सकते। जैसे मैंने ये स्ट्रिंग के बारे में कहा, उसी तरह से ये आपको मिलता। अब ये जो लाइट है जिसमें सिर्फ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, उसको हम कहेंगे ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसको हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये था प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो आपके बुक में भी दी है। दे हैव स्टार्टेड डिस्कशन फ्रॉम पेज नंबर 164 टू पेज नंबर 165, और फिगर 7.7a आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें उन्होंने दिखाया भी है कि देयर इज़ अ सर्क्यूलर पोलरॉइड जिसमें से वर्टिकल लाइन्स है, और सिर्फ ये ऐसे ही वर्टिकल लाइंस उसमें उन्होंने दिखाया। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने ये रेक्टेंगुलर दिखा, उन्होंने सर्कुलर दिखा है, और जो लाइट पास हो रहा है उसमें सिर्फ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। मल्टीपल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो है, जो बाकी है, विच आर नॉट पैरेलल टू दीज ओपनिंग्स, दे आर एब्सॉर्ब्ड। तो ये जो लाइट रहता है उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसमें सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ वाइब्रेशन रहता है, बाकी पूरा लाइट जो है वो एब्सॉर्ब किया जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक सवाल आएगा, तो सर यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी? यस, यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी जो है वो आधी हो जाती है, और आधी क्यों हो जाती है ये भी उन्होंने किया है ट्राई एक्सप्लेन करने का। तो ये दिया है उन्होंने पेज नंबर 166 पे। तो ये आधा इंटेंसिटी आधी ही क्यों, वाई नॉट 1/4 या 1/5, ऐसा क्यों नहीं होता, ये भी हम ज़रा ढूंढने की कोशिश करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हो ग्रुप में। हाँ जी, तो अब ऐसे एक डायग्राम ऐसे नहीं है, इसके बाद और एक पोलराइज़र उन्होंने दिखा है, बट वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वाई द इंटेंसिटी आफ्टर फर्स्ट पोलराइज़र इज़ हाफ। यानी यहाँ पे अगर इंटेंसिटी है I, तो यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगी वो I/2। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो आधी क्यों हो जाती है? तो मान लो कि ये जो ओपनिंग्स है ये ऐसे वर्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मुझे वर्टिकल ऐसे वाइब्रेट होते हुए दिखाई दे रहा है। ये है अनपोलराइज्ड लाइट विच इज़ हैविंग मल्टीपल प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस, और जब ये यहाँ से पास होगा, इस पोलराइज़र से पास होगा, तो इसमें सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ वाइब्रेशन रहेगा।
और ये है आपका पोलराइज्ड लाइट, इसे हम कहेंगे पोलराइज्ड लाइट या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब मान लो कि इसमें जो ओपनिंग्स है वो वर्टिकल है, ठीक है, और जो यहाँ तक आने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक ऐसा स्ट्रेट है जो एज इट इज़ पूरा का पूरा पास होगा, दूसरा है ऐसा, और बाकी भी है बट मैं बाकी दिखा नहीं रहा हूँ। तो ये जो दूसरा जब यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है विच इज़ पैरेलल टू दिस ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है विच इज़ पैरेलल टू दिस ओपनिंग इज ई कॉस थीटा, ठीक है, यस। तो अभी ई कॉस थीटा इसमें से पास हो जाएगा, ठीक है, तो इसका ई कॉस थीटा दूसरा रहेगा थीटा 1, तो उसका ई कॉस थीटा 1 वो कंपोनेंट पास हो जाएगा। तो इन सब का हमें क्या लेना पड़ेगा, एक एवरेज लेना पड़ेगा। और ये तो मैं बात कर रहा हूँ ई यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसको हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये याद रखना। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये जो कंपोनेंट्स हमें मिल रहा है ई कॉस थीटा 1, ई कॉस थीटा 2, तो इन सब का हमें एवरेज लेना पड़ेगा। और ये एवरेज कहाँ से कहाँ तक, यानी एंगल की जो रेंज रहेगी वो कितनी रहेगी, तो एंगल की जो रेंज रहेगी वो रहेगी 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। तो जो इंटेंसिटी रहेगी दैट इज इक्वल टू, रादर उसको मैं कहूँगा प्रोपोर्शनल टू ई कॉस थीटा का स्क्वायर। और इसका जो एवरेज लेना है, एवरेज फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री, तो ई कॉस थीटा को जो एवरेज मुझे मिलता है, अब ये ट्राई करके देखो, इंटीग्रेशन करो, ई कॉस थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू 180, और इसमें कुछ और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हमें ज़रूरी है, वो भी लगेंगे, बट ये पूरे करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये जानना है क्योंकि उन्होंने भी ज़्यादा डिटेल्स में दिया नहीं है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर टर्म से डिवाइड भी करेंगे, और इसका जो एवरेज हमें मिलता है दैट इज़ इक्वल टू E/2। और ये कहाँ दिया है, आपके पेज नंबर 166 पे, यस, डायग्राम 7.7b के नीचे दिया। इट इज़ नॉट ई स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा स्क्वायर टर्म है, तो ये ई स्क्वायर बाय 2, और ई स्क्वायर यानी ये इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, तो ये ई स्क्वायर की जगह में I/2 लिख सकता हूँ, वेयर I स्टैंड्स फॉर इंटेंसिटी। तो बस एक कंक्लूजन है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, डिस्कशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने करके रखा है यहाँ पे। पूरा जो आपका ये चैप्टर है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है, और ये पोलराइजेशन जो है ये आपके सिलेबस से हटा दिया है, बट बस कुछ फॉर्मूले मुझे बताने हैं आपको, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए उसे बस याद रखो कि फर्स्ट पोलराइजेशन के बाद, ये अनपोलराइज लाइट है, फर्स्ट पोलराइजेशन के बाद जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहेगी, यहाँ पे अगर टोटल अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है I, तो पोलराइजेशन के बाद इंटेंसिटी हो जाएगी I/2। और इसका कारण है ये, हम यहाँ पूरे के पूरे लाइट का एवरेज ले रहे हैं। एवरेज ई कॉस थीटा कैसे आया, ये यहाँ से आया। तो ये पूरी एक जानकारी आपके टेक्स्ट बुक में भी दी है, पॉसिबल हुआ तो पढ़ो, अदरवाइज सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखना कि पहले पोलराइजेशन के बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो आधी हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, वो भी उसमें एक मैलस फार्मूला हमें देखना है, बस वो हो गया तो ये पोलराइजेशन का आधा पार्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि ये है हमारा अनपोलराइज्ड लाइट, ये which is having multiple plane of vibrations। वाइब्रेशंस किसके,
लाइट इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट होते रहते हैं और ये वाइब्रेशंस के मल्टीपल प्लेन्स होते हैं। तो ये मल्टीपल प्लेन्स मैंने यहाँ पे दिखाया। तो पहला है आपका पोलराइज़र, ये जिसमें ये दिखा रहा हूँ मैं, ये ओपनिंग्स है इस तरह की, ठीक है। यहाँ से आने के बाद इंटेंसिटी मान लो यहाँ पे अगर I है, ये I नॉट है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगी I विच इज़ इक्वल टू I/2 आफ्टर पासिंग थ्रू दिस पोलराइज़र, ठीक है। और यहाँ पे हमें मिलेगा प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट में अगर फर्दर दूसरे एक और पोलराइज़र से पास करता हूँ एंड इसका जो एक्सिस है, पोलराइजेशन एक्सिस जो है विच इज़ पैरेलल टू दिस, तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो एज इट इज़ पास होगा यहाँ से। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ये एक पहला पोलराइज़र है और ये दूसरा पोलराइज़र है। दोनों के जो पोलराइजिंग एक्सिस है ये वर्टिकल, ये दोनों के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो यहाँ से जो आने वाला लाइट है वो एज इट इज़ पास होगा, यानी ये वाइब्रेशंस एज इट इज़ पास होंगे इन गैप में से, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं ऐसे। अब मैं ये ऐसे पैरेलल है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो दूसरा वाला है, अब फिलहाल ये कंडीशन है आपको दिखाई दे रही होगी, यानी ओपनिंग्स दोनों की पैरेलल है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, दूसरे को ऐसे रोटेट करने वाला हूँ, ठीक है। धीरे 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 मैं रोटेट करने वाला हूँ, तो क्या हो जाएगा, यानी दोनों में जो एंगल है पहले तो ज़ीरो है और ये एंगल अभी धीरे 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 मैं बढ़ाऊंगा, तो बढ़ाने से क्या हो जाएगा, पहले वो ऐसा हो जाएगा और कुछ देर बाद फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब ये वर्टिकल वाइब्रेशन जो है, अब ये वर्टिकल वाइब्रेशंस क्या इस हॉरिजॉन्टल गैप में से जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यानी जब मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो फिर ये जो गैप है ये हॉरिजॉन्टल हो गया, पहले तो वो वर्टिकल थी अब हॉरिजॉन्टल हो गई। हॉरिजॉन्टल होने की वजह से यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहेगी वो रहेगी ज़ीरो, यानी यहाँ से लाइट ही नहीं आएगा, यहाँ से लाइट ही नहीं आ पाएगा, यहाँ पे डार्कनेस रहेगा, यानी एटलीस्ट यहाँ से जो लाइट आ रहा है वो यहाँ पे इसको पार नहीं कर सकता। ये इस एक्सपेरिमेंट का क्या कोर्स कह सकते हैं, प्रोसीजर है, डिस्क्रिप्शन है। और इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी ज़ीरो हो रही है, कब? जब दोनों में जो एंगल है वो है 90 डिग्री, दोनों अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ये पहले ज़ीरो एंगल है और अब ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एंगल जो है, इन दोनों में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। और अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे इंटेंसिटी ज़ीरो है। दैट प्रूव्स that light waves are not having longitudinal wave nature but they are having transverse wave nature। ये बहुत ही important conclusion हमें मिलता है with the help of polarization। polarization का हाइजेंस की वेव थियोरी से कोई भी लेना देना नहीं है। it is a different topic from wave theory of light। वेव नेचर है बट हाइजन ने कौन सा कहा था, लॉन्जिट्यूडनल, तो वो डिस्कार्ड हो जाता है जब हम पोलराइजेशन की बात करते हैं। सो द वेव्स विच आर ट्रांसवर्स इन नेचर दे कैन ओनली बी पोलराइज्ड, और जो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स हैं उनका पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज दे आर वाइब्रेटिंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो मान लो, एज्यूम करो कि एक साउंड वेव है, तो साउंड वेव ऐसे ही आ रही है तो इनके वाइब्रेशंस तो पैरेलल ही रहेंगे, तो एनी काइंड ऑफ ओपनिंग में भी देयर वाइब्रेशंस तो पास होंगे, और यही वाइब्रेशन जब मैं यहाँ से पास करूँ तो वो यहाँ से भी पास करेंगे, क्योंकि वाइब्रेशंस तो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है नहीं। तो उसकी वजह से लॉन्जिट्यूडनल वेव जो है वो पोलराइज्ड नहीं हो सकती, क्योंकि इन दिस केस मुझे इंटेंसिटी ज़ीरो मिलनी चाहिए थी लॉन्जिट्यूडनल वेव्स की भी, पर यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल वेव्स जितनी उतनी उधर थी उतनी ही यहाँ पे है, एंड दैट्स वाई लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड बट ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। पोलराइजेशन का मतलब ये है कि उनमें सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होना चाहिए, मल्टीपल नहीं चाहिए, ऐसे मल्टीपल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? दैट्स इट। तो दिस इज़ द कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि लाइट रेज आर ट्रांसवर्स वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहती हैं वो। और अब हमें बात करनी है मैलस लॉ।
ये ऐसा एक नाम आपको दिखाई देगा। ये लॉ क्या कहता है, मान लो यहाँ की इंटेंसिटी है I, ये I0/2 है, I इज बेसिकली I0/2, और हमने देखा कि पहले पोलराइजेशन के बाद इंटेंसिटी जो है वो यहाँ पे आधी रहेगी। इसे याद रखना, नहीं समझाए तो सिर्फ याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे आपको। क्यों रहेगी ये कोई नहीं पूछेगा, बट रहती है ये पता होना चाहिए। तो पहला तो पॉइंट ये कि पहले पोलराइजेशन के बाद लाइट की जो इंटेंसिटी रहेगी वो आधी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटेंसिटी उसको सिंबल मैंने यूज़ किया है I। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, अब इसको मैं क्या सिंबल दूँ, I डैश बोल देता हूँ। तो यहाँ की जो इंटेंसिटी है ये इंटेंसिटी I डैश और ये इंटेंसिटी I, मैं I0 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटेंसिटी I की। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है पेज नंबर 166 पे, एंड दैट इज I डैश इज इक्वल टू I cos स्क्वायर थीटा। I डैश इज इक्वल टू I इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू पोलराइजर्स। ये जो एंगल, पहले तो ये पैरेलल है ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे दोनों में एंगल बढ़ रहा है, अब ये 90 डिग्री हो गया। तो ये जो दोनों में जो एंगल है इसको मैं ऐसे रोटेट कर सकता हूँ, इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूँ विथ नोन एंगल। तो ये जो है इन दोनों में जो इंटेंसिटी है I डैश एंड I, इसमें ये रिलेशन है कि I डैश इज इक्वल टू I कॉस स्क्वायर थीटा। इसका प्रूफ आपको नहीं है, बट हमें ये पता है कि दोनों पोलराइजर्स इनिशियली अगर पैरेलल है तो जितनी इंटेंसिटी यहाँ पे है लाइट की उतनी ही इंटेंसिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। और जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो यहाँ पे इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। और ये यहाँ से पता चल जाता है, क्योंकि जब दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे तो जो एंगल रहेगा दोनों में वो रहेगा 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 0 रहता है। तो I डैश यानी यहाँ की जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी आपकी 0 हो रही है। तो ये एक कंक्लूजन यहाँ पे हमें मिलता है। बस तो यही मुझे बताना था। अब इसके ऊपर आपको कुछ अलग एग्ज़ाम्स रहेंगे, मुझे नहीं लगता CET में कुछ क्वेश्चन आएगा या बोर्ड में, तो ये सिलेबस से हटा दिया है, सिर्फ आपके सिलेबस से हटा दिया है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है। बट कुछ अदर एग्ज़ाम्स रहेंगी, जैसे SRM रहेगी या VIT की एग्ज़ाम रहेगी, तो उसमें शायद से ये आ सकते हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए ये टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, बाकी कुछ खास नहीं। तो ये था मैलस लॉ। पेज नंबर भी मैंने आपको बता दिया 166 पे है ये, और इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ खास ऐसा नहीं है। तो जो 2 पॉइंट्स आपको अभी याद रखने हैं वो ये है कि पहले पोलराइजेशन के बाद जो इंटेंसिटी रहेगी वो आधी रहेगी एज़ कम्पेयर टू इनिशियल इंटेंसिटी, और ये इंटेंसिटी I और ये इंटेंसिटी I डैश, I यानी इंटेंसिटी आफ्टर फर्स्ट पोलराइजेशन एंड इंटेंसिटी आफ्टर सेकंड पोलराइजेशन, दोनों में क्या रिलेशन है, I डैश इज इक्वल टू I कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू पोलराइजर्स। सो दैट्स इट, ये मुझे अभी बताना था, ये इम्पॉर्टेंट है फॉर सम न्यूमेरिकल्स, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट है कि इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ आपकी गॉगल्स जो रहते हैं लाइट के, आई मीन आँखों के जो गॉगल्स रहते हैं, तो उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं। एक जो लेयर जो रहती है दैट इज़ नथिंग बट पोलराइज़र। तो ये लेयर क्या करती है, आने वाला जो इंटेंस लाइट है उसकी इंटेंसिटी को वो रिड्यूस करती है। तो ये गॉगल्स में यूज़ होता है। लाइट उसके साथ साथ गाड़ी की जो विंडशील्ड होती है उसके ऊपर भी ये यूज़ होता है। वो लाइट का जो ग्लेयर है, ये जो लाइट जो स्प्रेड होती है उसका स्प्रेड होना कम करती है, यानी सामने का व्यू आपको क्लियर दिखाई देता है। उसमें ये पोलराइड्स यूज़ करते हैं। इट इज़ अ फिल्म, दैट फिल्म इज़ डिपॉजिटेड ऑन द ग्लास, तो दैट रिड्यूसेस द ग्लेयरिंग ऑफ लाइट। ग्लेयरिंग ऑफ लाइट यानी जब कोई भी लाइट एकदम से गाड़ी के कांच पे आता है तो वो प्रॉपरली दिखता नहीं है सामने का। सो उसको रिड्यूस करने के लिए पोलराइजर्स यूज़ करते हैं। कैसे काम करता है अभी इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है, बस ये 1-2 एप्लीकेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है कि पोलराइजेशन सिर्फ इसी की वजह से नहीं होता, पोलराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। पहली मेथड ये है कि यू पास दैट लाइट
थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, बट ये कोई भी मीडियम नहीं लेना, ये स्पेशल टाइप के पोलराइड्स बनाए जाते हैं। किसी भी ग्लास से आप लाइट पास करोगे तो आने वाला लाइट पोलराइज रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो दीज आर द स्पेशल मटेरियल्स मेड फॉर पोलराइजेशन। दूसरा जो है यानी आफ्टर पासिंग लाइट थ्रू पर्टिकुलर मीडियम द लाइट मे बी पोलराइज्ड। दूसरा है you may get plain polarized light after reflection and that is the next topic which I will discuss in next lecture। और तीसरा है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मैं बताऊंगा नहीं, एक थ्योरेटिकल पैराग्राफ है, अगर आपको चाहिए तो आप पढ़ लो, बट ये जो रिफ्लेक्शन वाला है वो हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर एक डेरिवेशन हमें करना है। सो अभी के क्लास के लिए बस इतना ही, और ये जो रिफ्लेक्शन वाला जो है वीडियो मैं अभी नेक्स्ट इसमें बनाऊँगा।